एक बार इसको देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 है तो 2 पेंसिलों का मूल्य बताएं। क्वेश्चन है 5 पेंसिलों का मूल्य, 5 पेंसिलों का मूल्य यानी कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितनी है? 3 सही 3/4। तो पूछा है 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। भाई साहब 5 का अगर पता है तो 5 पेंसिलों का कितना है? 5 पेंसिलों का मूल्य है 4 3 12, 12 3 15। इसको, इस भिन्न को सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना। देख लो 4 3 12 प्लस 3 यानी कि 15/4। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लिख देता हूं, देखिएगा 4 3 12, 12 प्लस 3/4 यानी कितना? 15/4 रुपए। इतना अगर आपका क्लियर है तो 5 पेंसिलों का मूल्य अगर इतना है तो यहां से अगर एक पेंसिल का निकालेंगे कितना होगा? एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 15/4। और ये वाला 5 जो है इधर कहां आ जाएगा? 1/5 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो 5 का नाम 5, 5 3 15 यानी कितना? 3/4 रुपए। इतना होगा एक पेंसिल का मूल्य। अब आपसे पूछा है 2 पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल में अगर 2 से गुणा कर दूं तो 2 पेंसिल हो जाएंगी। तो अगर इधर हमने गुणा किया है तो इधर भी करना होगा 2 × 3/4 जो कि होगा 2 × 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 3/2 रुपए। आप ऑप्शन को देख लो। अभी मैं बताता हूं इसको एक स्टेप में कैसे करते हैं, बड़े ही आसान तरीके से देखिएगा इसको। 3/2 रुपए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए आप इतने स्पेस पे इसको कैसे करेंगे। भाई साहब डायरेक्ट आपको दिया था 5 की वैल्यू आपको दी गई थी 3 सही 3/4। तो आप एक निकाल लेते हैं, डायरेक्ट 2 निकाल लेते, 2 आपको पूछा है तो 1 बराबर कितना हुआ? इसको हमने सॉल्व किया, कितना हुआ? 15/4। और ये भाई साहब 5 इधर गुणा में थे, 5 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का गुणा कहीं भी करो, 1 से भाग कहीं भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, इधर ये 5 भाई साहब आ गया भाग में, 5 3 15 हो गया। 1 की वैल्यू आ गई 3/4 और 2 की निकालनी थी तो 2 की हो गई 3/4 × 2 यानी कि 3/2 जो कि आपका आंसर। समझ आया शॉर्ट में कैसे किया? सीधे 5 की वैल्यू दी थी तो हमने 1 की निकाल ली है, सीधे भी 2 की निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आप चाहे ऐसे करें, ये तो भाई थोड़ा सा डिटेल हो गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया। बाकी ये वाला आप तुरंत दूसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था 8 नंबर का। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर, जिसमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात की गई है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? 9 नंबर पहला कथन सही से पढ़िएगा। पहला बोला है उसने, पहले चीज मैं देख लेता हूं किस चीज की बात की है। भाज्य एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है। तीसरा ऑप्शन है एक संयुक्त संख्या है। डी चौथा ऑप्शन है एक अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले मैं भाज्य और अभाज्य बता देता हूं कि जो भाज्य संख्या होती है और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। मैं आपको साथ साथ में क्या करता हूं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। भाज्य संख्या यानी इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या वो होती है जो खुद के और एक के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, वो होती है भाज्य संख्या। डेफिनेशन अच्छे से सुनिएगा, जो खुद के अलावा और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए, पूरी कट जाए, वह हमारी भाज्य संख्या होती है। और जैसे कि मैं कहूं कि एक को छोड़ दो, क्योंकि एक ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। दो देखो खुद के और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती। 3 भी ऐसी ही संख्या है। तो उसके बाद हमारी बस्ती कौन सी है? 4, जो कि 1 और 4 के अलावा 2 से भी कटती है। तो हमारी ये 4 से होती है शुरुआत। ध्यान दीजिएगा 4 से होती है इसकी शुरुआत। आज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वह संख्या होगी 4। देखिएगा यहां से ध्यान से, 4 हुई। ऐसे ही अगर 5 को देखें तो 5 खुद के और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटती, इसलिए 5 हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। 6 को अगर बात करें तो 6 2 और 3 से कटती है, यानी कि 6 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी कटता है, तो ये हमारी हुई भाज्य संख्या। ऐसे ही 7 नहीं होती है, 8 होता है, 9 होता है और 10 होता है, 11 नहीं होती है, 12 होता है। ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे, इनफाइनाइट अनंत संख्याएं होती हैं भाई साहब। डेफिनेशन को सही से सुनिएगा, जो खुद के और 1 के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जाएं पूरी वह हमारी भाज्य संख्या होती हैं। और अभाज्य की बात करते हैं तो अभाज्य वह संख्या होती हैं जो खुद के और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटती। जैसे कि मैं बात करूं, 1 को मैंने बोला छोड़ दो, ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। तो 1 ना भाज्य अभाज्य, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती है। उसके बाद हमारा आता है 3, उसके बाद हमारा आता है 3, सेम कंडीशन फॉलो होती है। 3 के बाद हमारा 4, 4 तो हमारा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हो चुका है। ऐसे ही हमारा होता है 5, तो देख लीजिएगा 5 7 11 13 17 19, ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी कौन सी, 4। अगर ये चीज क्लियर है तो अभी हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक भाई साहब देखो, अभाज्य संख्या की बात करें, एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ नहीं है भाई साहब, कि पहला ही ऑप्शन आपका देख लो, लेकिन अभी दूसरे ऑप्शन भी चेक करते हैं एक बार। दूसरे ऑप्शन में दिया है एक अभाज्य संख्या है, कहाँ है भाई साहब, अभाज्य संख्या में 1 नहीं आया ना, अभाज्य संख्या 1 नहीं, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत हुआ। देखिएगा मैं ऑप्शन पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3 और 4। देखिएगा दूसरा वाला भाई साहब गलत हो चुका है, क्योंकि इसने बोला है कि एक अभाज्य संख्या है जो कि नहीं है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एक संयुक्त संख्या, एक संयुक्त संख्या भी नहीं है। देखिएगा उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है आपका कि 2 अभाज्य संख्या नहीं है। भाई साहब हमें पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही 2 होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गया। इसलिए हमारा बचा कौन सा, पहला ऑप्शन, यानी कि एक जो है, इसने पहले ऑप्शन ने क्या दिया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, वही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चेक कर लेंगे यहां से भाज्य और अभाज्य संख्या से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके सामने है, देखें अच्छे से एक बार। इसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चले देखें, टेन नंबर क्वेश्चन है, संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या जो 10 नंबर है 720 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वही होते हैं जिसके गुणनखंड, जिसके फैक्टर अभाज्य संख्याएं हों, जैसे कि 2 3 5 7 11 ऐसी संख्याएं हों। तो देखेंगे 720 के अभाज्य गुणनखंड। पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो 720 के अगर एक भाग विधि हम करें, ऐसे निकालते हैं। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा 2 से हमने किया तो 2 3 6, 2 6 12, 2 0 0, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, हमने 2 से किया, 2 1 2, 2 8 16, 2 0 0 आ गया। उसके बाद फिर 2 से किया तो 2 9 18, फिर 0 आ गया, ये वाला 0 चल रहा है अभी। 2 9 18 और 2 0 0, फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, तो हमने क्या किया 45 लिखा, क्योंकि 45 दूना 90 होता है। 2 चौके 8 और 2 पंचे, एक इधर से बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। उसके बाद फिर क्या हमारा ये जा सकता है किससे, 2 से नहीं कट सकता, क्यों,
क्योंकि 2 से हमेशा सम संख्या ही कटती, ये हो गई है विषम। तो 2 से नहीं तो 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 × 9 3 और 3 × 5 15। फिर 3 से चेक करते हैं तो 3 × 5 15। अब सीधे ये 5 से ही कटेगा, तो ये हो गया 1। अब देखो हमारे गुणनखंड कौन कौन से आए हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा। 2 × 2 × 2, देखिएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार आया है, 2 2 4 बार आया है, और 3 आया है 3 बार, 3 आया है 3 बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3, 3 की घात 3। यानी कि इसका मतलब यही होता है कि 2 4 बार आया है और 3 3 बार आया है। इसका मतलब यही होता है। आप ऑप्शन को चेक कर लें, 2 आया है आपका 4 बार, और ये लास्ट में 5 है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट में 5 है। अगर ये 5 था तो 3 हमारा 2 बार आया है और लास्ट में आया है 5। और ऑप्शन को अभी आप चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर डी। देख ले एक बार, इसको चेक कर ले सही से, यहां पर 5 था, चले देखें 10 नंबर क्वेश्चन अगर हो गया है, यानी कि यही जो फैक्टर होता है ना, यही ऐसे ही इसका लासा और मासा भी निकालते हैं, जो कि अभी अगला क्वेश्चन हमारा यही है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 425 और 476 का महत्तम समापवर्तक बताना है। 425 476 का महत्तम समापवर्तक, देखिएगा 425 और 476 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। मासा क्या होता है, मासा को अगर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, HCF। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर इसको हम डिफाइन करें कि HCF हमारा क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे पूर्णतः, जो दी गई संख्या को पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड करें। तो इसका अब हम लोग देखते हैं कि मासा निकालेंगे कैसे। जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वैसे आपको लासा भी निकलेगा वैसे ही, और मासा भी निकलेगा, बट डिफरेंस है, आप दोनों को मैं बताता हूं। देखिएगा यहां पे वैसे ही जैसे हमने फैक्टर किए थे 425 और 476, इसको हमने लिख लिया। अब देखेंगे हम ये किस नंबर से कैंसिल हो सकते हैं। 2 से चेक किया, भाई साहब विषम आ गए, 2 से दोनों नहीं कट सकते। भाई साहब मासा वही होगा कि ऐसी संख्या जिससे दोनों कंप्लीटली कट जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो अब 2 से नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, क्योंकि 3 × 9 3, 3 × 12 और 3 × 9 3, लास्ट में 2 बच जाएगा। 4 से चेक कर लेते, 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से भी नहीं कटेंगे, क्योंकि ये तो कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा। तो अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। अगर ऑप्शन को हम देख लें तो ऑप्शन है 4 5 17 और 51। ऑप्शन आपका है 4 5 17 और 51। ऐसे में जब बार बार देखना पड़े तो सीधे ऑप्शन को उठाओ। 4 को हम चेक कर चुके हैं, नहीं कैंसिल होगा, 5 से नहीं होगा, तो 17 से चेक कर लेते हैं क्या 17 से हो सकता है। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 6 40 2 यानी कि 8 बचेगा। 34 के बाद यहाँ 8 बचेगा और ये वाला 5 मिलके हो जाएगा 85, और 17 5 85 25, ध्यान दीजिएगा 17 5 85। और इसको देखते हैं 17 दूना 34, और उसके बाद यहाँ पे कितना बचता है 34 के बाद अगर देखें 34 13 हमारा होता है 47, जो कि हो जाएगा 13 मिलके 136। अगर 136 में 17 से हम भाग देते हैं तो 17 8 136 होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई साहब आपकी टेबल है कमजोर, यानी कि पहाड़ा आपका कमजोर है। पहले उसको सही करें, उसके बाद आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे। यानी अभी अगर हम देखें तो इनमें से छोटे नंबर हैं, हमें पता है कि इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो सकती, इसलिए हमारा 17 कॉमन था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया आंसर। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया आंसर।
और यहाँ पे अगर एलसीएम की बात करेंगे, अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो देखिएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों में भाई साहब किसी एक संख्या से कोई नहीं कट रहा है, इसलिए 25 को करने के लिए सीधे हमने 25 से काटा, 25 से करना 25, जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा है उसको लिखे रहो। 28 को सीधे हमने 28 से काट दिया, दोनों हो गए 1 और 1। हमें यहाँ पे डिवीजन में हमेशा यहाँ पे 1 और 1 करना होता है, हमेशा इसको 1 करना होता है। तो अगर एलसीएम की बात करेंगे तो यानी कि लासा लघुत्तम समापवर्त जो होगा 17 गुणे 25 गुणे 28। चलिए देखिएगा, आंसर तो आपका होगा 17 नंबर, यानी कि 17 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ये आया है। देखिएगा एक बार अच्छे से। और लासा आपका अगर निकालेंगे एलसीएम यानी कि लासा, चलिए देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जिसका लासा नहीं क्लियर हुआ है, लासा निकालना उसका अभी अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि कोई कॉमन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे कॉमन होंगे। देखिएगा जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं 90, 60, 75, 35 का लासा 90, 60, 75 और 35 का लासा आपको निकालना है। लासा यानी कि एलसीएम आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। एलसीएम इसको अगर लिखते हैं हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लिखें तो लघुत्तम समापवर्त। ध्यान दीजिएगा, जो मासा होता है उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और जो लासा होता है उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसको अच्छे से देखिएगा। अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया कि लासा कैसे निकालेंगे, लासा और मासा निकालने का एक ही तरीका है, लेकिन मासा वहीं तक होगा जहां तक सारी संख्याएं किसी एक नंबर से कट रही होंगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसी कौन सी संख्या है जिससे सारी की सारी कट सकती हैं। 2 से नहीं कटेंगे क्योंकि 90 और 60 तो कट जाएगा, लेकिन 75, 35 नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेंगे कुछ संख्याएं, 4 से भी नहीं कटेंगी, इसलिए 5 से। भाई जिसके नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है वो संख्या 5 से कटती हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे 5 से ट्राई कर लेंगे। 5 से जब हमने किया था 5 इकन्नम 5 हो गया और 5 40 हो गया, 18 पंचे 90। और इसको देखेंगे, इसमें आ जाएगा 12 और इसमें आ जाएगा कितना 15, 5 इकन्नम 5 और 5 25। और इसको देखेंगे 5 सत्ते 35। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, ऐसी कोई संख्या है जो एक साथ सबको काट सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो अभी हम इसमें बताएंगे कि मासा क्या होगा और लासा तो हम निकालेंगे ही। तो देखिएगा, अब ऐसी कौन सा नंबर है जिससे ये मैक्सिमम नंबर से ज्यादा नंबर्स कट जाएंगे? तो 3 से कट सकते हैं, देखेंगे 3 छंग 18 और कितना 3 चौक 12, 3 पचे 15, और ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही लिख दो। और ऐसे ही अब देखो किससे कट सकते हैं, 3 से अभी कट रहा है ये, तो एक बार और काट दो, देख लो 3 दूनी 6, और ये 4 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख दो। अभी देखना, 2 से 2 नंबर कट सकते हैं, 2 से काट लो। 2 इकन्नम 2 दूनी 4 और 5 और 7। फिर एक बार हमने क्या किया, 2 से कर लिया, तो 2 इकन्नम 2, देखिए ये तो 1 था ही, और उसके बाद 2 इकन्नम 2 और 5 भी नहीं कट सकता और 7 भी नहीं कट सकता। अब 5 को हम 5 से ही काटेंगे, 1 और 1, 5 इकन्नम 5 और ये 7। 7 से 7 को काटने के लिए 7 से ही भाग देना होगा, जो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, 4 के चारों 1 हो गए। तो अगर भाई साहब हमें लासा यहाँ पे बताना था, तो लासा क्या होगा, बताना था हमें लासा। तो लासा की अगर बात करें तो सारे नंबर्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणे 3, देखो कैसे लिखते हैं, 5 गुणे 3 गुणे 3, देखिएगा 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहां तक देख पाए, अब देख लो ऐसे ही आंसर दिया है कि कोई नंबर दिया है। भाई साहब ऐसे ही आंसर दिया है
तो 5 एक बार, 3 दो बार, 2 दो बार। आप ऑप्शन को चेक कर लें। अगर इसको आप एक्चुअली में तरीके से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। बट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि छोटा नंबर पहले, उसके बाद फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा यानी कि 5 गुणे 5, और फिर उससे बड़ा यानी कि 7। तो आप 2 गुणे 2 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 3 गुणे 3, अभी हम ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि जैसा आंसर दिया होगा वैसा ही आंसर दे लेंगे। ऑप्शन हमारा नंबर्स में दिया है तो इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अगर इसको गुणा करेंगे 5 3 15 3 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 तक गए, 180। और हमने क्या किया, 5 का गुणा 7 से कर लिया तो 5 7 हो गया 35। अब इसको गुणा कर लेंगे, एक जीरो है तो एक जीरो हम लास्ट में लगा लेंगे। 18 पंचे 90 का जीरो हासिल 9, और 18 3 54, 54 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 यानी कि 63। तो 6300 तुम्हारा क्या होगा, एलसीएम यानी कि लासा। लेकिन अगर यही एचसीएफ आपसे पूछ लेता, पहली चीज तो यही आंसर होगा आपका कितना, 6300। आप ऑप्शन को देखें, ऑप्शन यानी कि 6300, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर यही एचसीएफ पूछ लेता, एचसीएफ यानी कि मासा, मैं बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, एचसीएफ यानी कि मासा, तो हमने बताया कि एचसीएफ वही होगा कि जो ऐसा नंबर जो सारी संख्याओं को काट रहा हो। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर था, पहला वाला 5 था, उसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं आई जिससे सारे के सारे कटे। तो हमने क्या किया, वही 5 आपका हो जाएगा एचसीएफ। अगर एक क्वेश्चन और, अगर आपका कुछ भी एचसीएफ यानी कि कॉमन नहीं होता है, मासा नहीं होता, एक हमेशा होता है। एक ऐसी संख्या है, एक हमेशा मासा होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये एक संख्या ऐसी है कि जो सब में कॉमन होता है। तो एक, अगर कुछ भी मासा कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक हमेशा होगा। अच्छे से देखें इसको एक बार, उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। ये हमारा आदमियों वाले जो काम करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। तो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। एक मकान को 5 व्यक्ति, देखिएगा 13 नंबर, 5 व्यक्ति यानी कि 5 मैन 8 घंटे काम करके 3 दिन में एक मकान को पोत डालते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। तो बोला है एक व्यक्ति अगर डेली 4 घंटे काम करे, एक व्यक्ति डेली 4 घंटे काम करे तो वो कितने दिन में, यानी कि डी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या आपको? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बताता हूं क्वेश्चन में क्या तरीका होता है करने का। देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला होता है MDH बटे W। भाई साहब ये MDH बटे W होता क्या है, अब ये चीज जानना है। तो हम लोग देखेंगे कि MDH और W ये होता क्या है। देखिएगा ये जो M होता है ना आपका,
ये जो m होता है, m होता है मैन यानी कि आदमी, m होता है मैन यानी कि आदमी। कोई भी काम कब होता है, जब कुछ आदमी मिलकर डेली घंटे काम करते हैं और कितने दिनों तक कवर करते हैं, तभी तो टोटल काम होता है। तो m होता है आदमी और d होता है क्या, दिन, डे, डे यानी कि क्या, दिन। और h क्या होता है, h यानी कि आर यानी कि घंटे होता है। और इसी में t का भी मल्टीप्लाई होता है, t यानी कि टाइम, टाइम तो इसी में आ जाता है डे और आर में, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, यहाँ पे भाई साहब दोनों साइड की बात करते हैं कि ये एक लोग ने तो कर लिया इधर से, बट दोनों साइड करने के लिए क्या करते हैं, m1 d1 h1 बटे w1, ये इधर होता है m2 d2 टू w2, सॉरी m2 d2 इंटू h2 बटे w2। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, इसका सब दिया है, देखो मैन दिया है, उसके बाद आर दिया है, घंटे दिया है, दिन दिया है, इतने दिनों तक काम करेंगे। और इधर हमारे आदमी दिया है, घंटा दिया है और दिन पूछा है। काम नहीं दिया है तो काम एक ही मकान को तो पोतना है, यानी कि काम तो हुआ सेम, हुआ ना। काम अगर सेम हुआ तो यहाँ पर इस हमें W की जरूरत नहीं है। बाय द वे मैं ये बता दूं, यहाँ पे जो W था ये था वर्क, वर्क यानी बात करूं मैं कार्य या काम, ठीक है, कार्य या काम। क्लियर है? अगर ये चीज इतनी क्लियर है तो अभी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे। एम यानी कि आदमी कितने हैं, 5, हमने लिख दिया। कितने, देखो कितने दिनों तक काम करते हैं, 3 दिनों तक। कितने घंटे पर डे काम करते हैं, 8 घंटे। बराबर जो जितना दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लो और बराबर में करके फिर मल्टीप्लाई कर दो। एक आदमी और 4 घंटे डेली काम करते हैं। देखिएगा पहले दिन लिख लो d2, d1 तो दिया था बट d2 हमने निकालना है, और 4 घंटे काम कर रहे हैं डेली। तो अब देख लो d2 नहीं निकाल लोगे, 4 को इधर आ जाएगा, देखो 5 गुणे 3 गुणे 8, 4 इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, और इधर 1 भी, 1 से वैसे भी कोई मतलब नहीं है तो d2। तो अब अगर d2 इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। अब ऊपर कर लो सबका गुणा, 5 3 15 दूना 30, यानी कि d2 आया 30 दिन। 30 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। आप देखें ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिल जाए तो एम डी एच अपॉन डब्ल्यू कभी मत भूलिएगा, चाहे इसको जैसे याद करो, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखेंगे इसको अच्छे से। चौदह नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा आप, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक परीक्षा में 4 विषयों में कुल 200 अंक मिलते हैं। जो कुल अंक हैं 4 विषयों के, कुल अंक कितने हैं, 4 विषयों के 200 हैं। भाई साहब लिख लो 4 विषयों के, और दिया है 4 विषयों के अंक जो है 200 हैं, लेकिन दिया है 3 विषयों के अंकों का औसत 48 है। 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है। जो 3 विषयों का औसत है, 3 विषयों का औसत वो कितना है, वो है आपका 48। तो पूछा है चौथे विषय में कितने अंक आए। तो आपको पता है कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, औसत बराबर योग, यानी कि सबका योग, जो जितने लिखे हों सबको जोड़ दो, बटे कितने विषय हैं या कितने स्टूडेंट, जहां पे जैसी बात की जाए।
तो नंबर ऑफ, इसके लिख देंगे क्या, यहां पे पदों की संख्या ऐसा लिख सकते हैं, कुल योग बटे पदों की संख्या। पद यहां पे कैसे भी हो सकते हैं, पद यहां पे लोग भी हो सकते हैं, कितने लोगों की, यानी कि कितने को जोड़ा जा रहा है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे 3 विषयों को जोड़ा जा रहा है, 3 विषयों को, यानी कि ऊपर 3 विषय, 3 विषयों को जोड़ा जा रहा है ना, तो बटे 3 देखिएगा। तो ये तीनों विषयों को लेट कर लो। आप सोचो कि 4 विषय जो आपके थे, उसमें से एक था मैथ, एक था इंग्लिश, दूसरा था हिंदी, और एक कौन सा था, कुछ भी समझ लो उसको, आप एसएसटी लेट कर लो, जो कि इतिहास वगैरह होता है। एक था मैथ यानी कि गणित, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत या एसएसटी इतिहास, कुछ भी लेट कर लो। इतने थे 4 सब्जेक्ट। अब इन चारों का जोड़ आपको कुल मिला है 200। अभी ये सोचो, इन तीनों का हमें औसत दिया है 48, यानी कि m + e + h, इनका दिया है 48। तो क्या आप इन तीनों के नंबर नहीं निकाल सकते? बड़े मैंने ये माना है, आप चाहे तो माने या ना माने, वो आपकी मर्जी है। तो अगर इन तीनों की बात करूं, यानी कि 3 विषय बराबर जो होगा, 3 विषयों में जो अंक मिलेंगे, 3 विषयों के अंक, अब इसको सॉल्व करें, 3 × 48, 3 × 48, तो इसको अगर निकालेंगे, 3 × 24 के 4 हासिल 2, 3 × 12 2 14, 144। भाई साहब 4 में मिले थे 200, इन चारों में कितने मिले थे 200, और इन तीनों में मिले हैं 144। तो 200 में से 144 कर देंगे माइनस, 200 में से 144 कर देंगे माइनस, तो चौथे के हमारे नंबर आ जाएंगे, जो कि आएंगे कितने, 56। आप ऑप्शन को चेक कर लें कि ऑप्शन आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है, चौथा नंबर ऑप्शन। अगर आपको बिल्कुल छोटे तरीके से करना है तो देखिए, 4 विषयों के अंक आपको 200 दिए थे, भाई साहब 3 का औसत दिया था 48, तो क्या किया, इन तीनों के अगर टोटल अंक निकालेंगे, 3 × 48 होगा, 3 × 48 करेंगे कितना हो जाएगा, 144। अब भाई साहब 200 - 144 कर लिया, तो चौथे विषय के अंक आ गए, जो कि है हमारे 56। यही आपका बिल्कुल सही आंसर रहा। आप डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे तो ऐसे होगा, 60 में करेंगे तो बस इतने में आंसर आ जाएगा। अब आपको समझना है कि अगर आपने औसत को समझ लिया है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, कि कुल जितने भी विषय हो उनको जोड़ दो और बटे जितने विषय हो उसकी संख्या से भाग दे दो। 4 विषय थे तो हम टोटल यहाँ पे 3 विषयों की बात की गई थी, इसलिए हमने 3 से भाग दिया था। देखें इसको अच्छे से, एक बार क्वेश्चन को समझें, उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखें 15 नंबर। पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। चलो देखो 15वां नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर बेची साइकिल को 10% लाभ पर बेची, वो भी कितने रुपए का, 95 का, 95 रुपए में बेची। तो उसने ये पूछा है कि कितने रुपए की उसने साइकिल खरीदी थी। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिक बिल्कुल बताऊंगा, कि बस 2-4 वर्ड आप सुन लो, उसके बाद बड़े आसानी से क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन कर पाओगे। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज का साइन होता है, यानी कि प्रतिशत। इसको अगर लिखे हम लोग तो प्रतिशत का साइन होता है, इसका मतलब होता है 1/100। इतना अगर पता है आपको, तो अभी इसके बाद हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं, देखिएगा, एक हमारा वर्ड होता है क्रय मूल्य, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। एक वाला हमारा वर्ड होता है, शब्द होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कि
कॉस्ट प्राइस, जिस पे देखिएगा कॉस्ट प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, एक हमारा होता है लाभ यानी कि प्रॉफिट, लाभ होता है यानी कि क्या, प्रॉफिट। इन सारे वर्डों को मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं। और एक हमारा होता है हानि यानी कि क्या, लॉस। ठीक है, हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई। और एक वर्ड होता है मिश्र धन, मिश्र धन यानी क्या, अमाउंट। और एक हमारा वर्ड क्या होता है, मूलधन। बेसिकली मूलधन तो सबको ही पता होगा कि मूलधन वो होता है जो भी कोई रुपया हम किसी को ब्याज पे देते हैं, तो जितना रुपया देते हैं वही हमारा क्या होता है, मूलधन। मूलधन पता है सबको। हम लोग अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य वह होता है जिसपे जो दुकानदार होता है ना, जो शॉपकीपर होता है, कि जिस रेट पर उस सामान को खरीद के लाता है थोक में, होलसेल में, वो उसका क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, उसकी कास्ट प्राइस, उसने उस पर कितना रुपए लगा कर खरीदा होगा वो क्या होगा, सीपी। सपोज करो कि अगर आप किसी चीज को खरीदते हो जाके और आपको दूसरे को बेचना है, तो जिस रेट पर आपने सामान को खरीदा होगा वो क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय नहीं क्रय मूल्य। ध्यान से सुनिएगा, जिस पर आपने खरीदा है और आपको दूसरे को बेचना है, तो जो आपने खरीदा है जिस मूल्य पर उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस पर आप बेचोगे किसी और को वो हमारा होगा विक्रय मूल्य। क्लियर हुआ, जिस पे आप बेचोगे वह विक्रय मूल्य और जिस पे आप खरीदोगे वह क्या होगा, क्रय मूल्य। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ, भाई साहब अगर लाभ की बात करेंगे तो लाभ हमें हमेशा किस पर मिलेगा, लाभ जो होगा वो किस पर मिलेगा। अगर लाभ की बात करोगे तो भाई साहब जो आप खरीद कर लाए होगे जितने में, और जितने ज्यादा में बेचोगे तो वही तो लाभ होगा। यानी कि अगर ज्यादा में बेचोगे तो हमें वह लाभ यानी कि प्रॉफिट, अगर जितने में खरीद के लाए उससे कम में बेच दिया गलती से तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉस यानी कि हानि। लाभ और हानि क्लियर हुआ, लाभ और हानि। और मिश्र धन क्या होता है, यहीं पे मिश्र धन की बात कर लेते हैं। और एक हमारा होता है क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और यहीं पे एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। और भाई साहब ये मूलधन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्लियर है? जिसको अगर किसी भी वर्ड में कंफ्यूजन है तो वो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अभी मैं मिश्र धन और मूलधन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करने वाला हूं। तो देखिएगा, जो हमारा मूलधन होता है, अगर हमने किसी को पैसे दिए, सोचो मैंने आपको पैसा दिया उधार, वो भी ब्याज पर। अगर ब्याज पर हमने आपको पैसा दिया तो जितना पैसा दिया वो क्या होगा, मूलधन। और जो आप हमें वापस करोगे, हमने कहा कि 1 साल में आपको 10 रुपए ब्याज देना होगा, तो अगर आपने 1 साल बाद 110 रुपए हमको दिए, सब हमने दिए थे, वो मूलधन था। 110 जो दिए तो वो क्या हुआ, हमारा मिश्र धन हुआ, वो हमको आपने हमें मिश्र धन वापस किया। तो वहीं पे अगर ब्याज की बात करेगा कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की बात करेगा तो क्या होगा, वही आपका जो 100 मैंने दिया था, आपने 10 ज्यादा दिया हमें, तो वही 10 रुपए क्या होगा, साधारण ब्याज। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वह होता है। पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल दोनों का होता है सेम। ठीक है, पहले साल सेम होता है, लेकिन दूसरे साल की बात करते हैं जब 2 साल, तो भाई साहब जो आपने हमें 10 रुपए दिया था, फिर से सुनिएगा, हमने आपको 100 रुपए दिया, वो हुआ मूलधन। आपने 1 साल बाद हमें दिया कितना, 110 रुपए, वो क्या हुआ, मिश्र धन। ठीक है, तो 10% साधारण ब्याज 1 साल का हुआ 10 रुपए। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का होगा 10 रुपए, उसका भी। लेकिन अगर वही 1 साल बाद की बात करेंगे, दूसरे साल
कि दूसरे साल में, तो आप क्या करेंगे कि जो हमें ब्याज देंगे ना चक्रवृद्धि ब्याज में, वह क्या होगा कि उस ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी कि 110 रुपए में आप हमें ब्याज देंगे, 110 रुपए का, यानी कि ब्याज पर जब ब्याज लगने लगता है तो वो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सारे वर्ड अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो अभी हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि जो सब कुछ लाभ और हानि सारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लाभ की बात करेंगे तो लाभ कैसे निकलेगा? जो लाभ निकलेगा वो कैसे निकलेगा भाई साहब? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य माइनस कर दें, यानी कि एसपी समझ रहे हैं, एसपी माइनस सीपी, तो ये हमारा हो जाएगा लाभ। और यहीं पे अगर हानि निकालनी हो, अगर हानि निकालेंगे तो भाई साहब हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य से कम में बेचे होंगे ना, तभी तो हमें हानि होगी, यानी कि सीपी माइनस जो हमने बेचा हो गया एसपी। ये होते हैं दोनों हमारे तरीके, आप समझिएगा अच्छे से। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ज़्यादा ही लंबा डिस्कशन हो गया। तो देखेंगे, उन्होंने कहा कि 10% लाभ पर बेची, तो लाभ हमारा कितना हुआ 10%, और बेचा कितने का देखिएगा 95 का। अब मुझे एक चीज बताइएगा, आप कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, किसी भी चीज का रेट अपने आप पे 100% होता है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में बात करें तो 10% लाभ पर बेचे तो 100 के बाद 10% लाभ कितना हो जाएगा? 110% पर दिया होगा, 110 पर दिया होगा कि नहीं? कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। 100% अगर कोई भी चीज होती है तो जब 10% लाभ पर दिया होगा तो 110% में दिया होगा ना, 110% बराबर 95 रुपए तो दिया। तो इसने पूछा कि कितने खरीदी थी भाई, आप 100% यानी कि 100 की खरीदी थी ना। अगर 100 की खरीदी थी तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा? 110 इधर आ जाएगा, देखो 95 बटे 110 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 950 बटे 11। तो इसको अगर भाग देंगे हम 11 8 88, और यहाँ पे कितना बचा 7, तो ये हो जाएगा 70, गेट छक्का 66, सही 4 बटे 11, यही आपका होगा।